तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, जो RWPSSC का मिनी मॉक टेस्ट आया था मैथ का 19 दिसंबर को, उसी का हम यहाँ पे सोल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो एकदम ट्रिक के द्वारा देखेंगे और आसान तरीके से, मैंने कैसे सॉल्व करा था उस तरीके से। ठीक है, तो वीडियो को पूरा लास्ट देखिएगा, जो भी डाउट होगा आपका कमेंट में जरूर बताइएगा, और ये भी जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न यहाँ पे है, प्रश्न नंबर 1 है, कह रहा कि इनमें से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। तो कई सारी संख्याएं दे रखी हैं, 8 4 8 7 पहला ऑप्शन है, फिर 4 3 2 0 पहला ऑप्शन है, फिर 1 4 4 2 पहला ऑप्शन है, फिर 9 1 9 6 चौथा ऑप्शन है। तो कह रहा है कि इनमें से चारों में से कौन 11 से विभाज्य है। तो हमको पता है कि 11 से जो भाग करने का जो नियम होता है, वो पहली संख्या फिर 1 का गैप देके जोड़, 8 दूना 16, इन दोनों का जोड़, फिर इन दोनों का जोड़, इसमें से घटाएंगे तो 16 - 11 आ रहा है। तो घटाने के बाद ये 7 आ रहा है। या तो ये 0 आना चाहिए, या तो एक ऐसा नंबर आना चाहिए जो 11 से कट जाए। तो ये ना तो 0 है, ना तो 11 से कट रहा है, तो ये हमारा नहीं होगा। अब इसी तरह इसको देखेंगे तो 4 2 6, 3 और 3 + 0 3, तो 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 आएगा। तो ये तो ना तो 11 से कट रहा है, ना तो 0 है। इसी तरह इसको देखेंगे तो 4 1 5, 4 2 6, तो ये -1 आ जाएगा या 1 आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। इसको देखेंगे तो 9 9 9 दूना 18 हो गया, और 6 1 7 -7, तो ये देख रहे हैं 11 आ गया। तो 11 से ये कट जा रहा है, तो हमारे ये वाला नंबर ऑप्शन नंबर डी 4 वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे सॉल्व करना था। उसके बाद दूसरा आप तो हमारा दूसरा प्रश्न है यहाँ पे, कह रहा है कि ये 4 नंबर दे रखे हैं, 11/16, 7/12, 12/15 और 4/7। कह रहा है कि इनमें से सबसे छोटी संख्या हमें बताना है। तो देखो, इसका एक नियम बता रहा हूँ मैं, अगर सबसे छोटी बताना होगा तो एक सिंपल सा तरीका है, क्या करना कि ऊपर वाले में सब में 1 2 2 0 बढ़ा देना। अपने मन से 2 2 0 हमें बढ़ाना है। ठीक है, अब इसको इससे भाग देंगे। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इससे भाग देना है। तो इसको भाग देंगे तो 16 छक्का 96 होता है, और फिर ये 8 बढ़ जाएगा, फिर दशमलव में कुछ आएगा, मान लेते हैं दशमलव में 7 5 आएगा। इसको भाग देने के बाद फिर इसको भाग देंगे तो 12 5 60, 10 बच गया, फिर 12 बटे 96, फिर दशमलव मान लो कुछ आएगा, फिर बांटते हैं 36। अब इसको भाग देंगे तो 15 बटे 120, 80 आ गया। 400 को 7 से भाग देंगे तो 4 5 35, बच गया 5, फिर 7 7 49, ये 57 बार 57 दशमलव में जा रहा है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं इसको भाग करने पे 68, इसको भाग करने पे 58, इसको भाग करने पे 80, इसको भाग करने पे 57। तो इसके हिसाब से सबसे छोटी संख्या कौन आ रही है, तो 57 दशमलव कुछ आ रहा है, तो ये आ रही है। तो भाग करने के बाद ये छोटा आ रहा है, तो हमारा 4/7 जो भिन्न है, यही हमारा सबसे छोटा हो जाएगा, 4/7, यही इसका आंसर हो जाएगा, 4/7। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ठीक है, तो इसको ऐसे ही सॉल्व करना था। बाकी एक प्रश्न है आपका, यहीं पे मैं बताता हूँ, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि मैरी ने एक मित्र से 6% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 3,000 रुपये ऋण लिया। तो 3,000 रुपये का ऋण लिया था 6% की दर से, 6% की दर से डेढ़ मतलब 1.5 साल के लिए, 1.5 साल के लिए। ठीक है, और बटे में 100, तो हमें साधारण ब्याज बताना था, तो साधारण ब्याज का सूत्र हो जाएगा, तो सिंपल इंटरेस्ट का ये सूत्र हो गया। ठीक है, बस इसे सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2 0 से 2 0 कट गया, अब 15 छक्का 90, तो यहाँ भी बच गया 9, अब 9 3 27, तो ये आ गया 270। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 270। इसको ऐसे ही सॉल्व करना था, इसका आंसर आ गया 270। अब प्रश्न नंबर 4 है हमारा पे, प्रश्न नंबर 4 दे रखा है कि 3 संख्याओं का अनुपात 3:5:4 है। कह रहा है कि उनके वर्गों का योग 11,250 है। तो मान लेते हैं कि संख्याएं 3x 5x 4x, वर्ग किया है ना, इसलिए हमें 5x मानना होगा। तो इसका वर्ग करेंगे तो 9x², इसका वर्ग करेंगे तो 25x², इसका वर्ग करेंगे तो 16x²। इनको जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद जो आगे आया है वो 11,250 है। ठीक है, इनके वर्गों का योग 11,250 है। तो 16 9 25, 25 25 50 x² बराबर 11,250। तो 0 से 0 कट गया, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 25, तो x² बराबर आ गया 225। तो x बराबर आ जाएगा कड़ी में 225, और हमको पता है कि ये 15 का वर्ग होता है, तो x बराबर आ गया 15, x बराबर आ गया 15। ठीक है, अब आगे हमसे क्या पूछा है, तो संख्याओं का योग। तो संख्याएं हमारा कितना है, 3x 5x 4x, तो 5 3 8, 8 4 12, तो 12x का मान हमें बताना है, तो x की जगह हम रख देंगे 15, तो 12 × 15 बराबर आ जाएगा 15 दूना 30, 180। तो इसका आंसर आ गया 180, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, अब आगे प्रश्न यहीं पे दे रखा है, प्रश्न नंबर 5, जो कि मिश्रण का है। कह रहा है कि 70 kg वाले चावल के एक बैग में 2 अलग अलग प्रकार के चावल मिश्रित किए जाते हैं। ठीक है,
70 kg का एक बैग है जो कि 70 kg का है, एक बैग है जो कि 70 kg का है, ठीक है। इसमें दो प्रकार के चावल मिश्रित किए गए हैं। एक बैग है, ये मिश्रित बैग है जिसमें 70 kg के चावल हैं। इसमें दो प्रकार के अलग अलग चावल मिलाए गए हैं, ठीक है। कह रहा है कि 60 प्रति kg मूल्य वाले पहले प्रकार के चावल की मात्रा 8 kg है। इस बैग में एक चावल है जो 60 रुपये प्रति kg है, उसकी मात्रा 8 kg है, वो 8 kg इसमें मिलाया गया, ठीक है। कह रहा है कि जबकि दूसरे प्रकार के चावल की मात्रा 4 kg है, दूसरे प्रकार के चावल की मात्रा 4 kg है, लेकिन हमको नहीं पता कि ये कितना रुपये प्रति kg है। तो दूसरे प्रकार के चावल का मूल्य हमसे पूछा है, यानी दूसरे प्रकार के चावल का मूल्य हमसे पूछा है कि ये कितने प्रति रुपये किलो है। तो बस हम यहाँ से लगा देंगे, तो हम देखेंगे 4 × 4 = 4, 4 × 2 = 8, ये अनुपात आ गया, तो 2:1 यहाँ पे आ गया। अब इसको हम इसमें से माइनस करेंगे, इसको यहाँ से माइनस करेंगे तो ये आएगा 10। तो इसी 10 का मान ये 1 दे रखा है, तो ये 1 नहीं होगा, 10 होगा। इससे कितना गुना ज़्यादा, तो इससे 10 गुना ज़्यादा। तो इसी तरह ये भी 2 नहीं होगा, इससे 10 गुना ज़्यादा। कितना होगा, 10 × 20, 10 × 20। अब यहाँ पे 20 आया है ना, तो 70। देखो मिश्रण में क्या होता है कि एक संख्या यहाँ पे हमेशा छोटी रहेगी, यहाँ पे बड़ी रहेगी, तो ये तो छोटी हो गई। अब यहाँ पे जो आएगी ये इससे बड़ी होगी, तो 70 से बड़ी, 70 से 20 बड़ी, तो 70 में 20 जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 90। तो इसका सही आंसर है 90। तो दूसरी जो चावल की किस्म है वो 90 रुपये प्रति kg रही होगी, ठीक है। अब आगे एक और प्रश्न है, यहाँ पे मैं यहीं पे बताता हूँ आपको। 6वां है, प्रश्न नंबर 6। कह रहा है कि एक ही संख्या के 83% और 74% के बीच का अंतर 72 है। तो मान लेते हैं कि वो संख्या 100 है, तो 100 का 83% कितना होगा, 83 होगा, और 100 का 74% कितना होगा, 74 होगा। कह रहा है कि इनके बीच का अंतर, तो इनके बीच का अगर अंतर निकालेंगे हम, तो ये आएगा 9 आएगा। इनके बीच का अंतर 9 आएगा। तो 9 का मान हमें 72 दे रखा है, 9 का मान हमें 72 दे रखा है। तो एक का मान आ गया 9 8 72, एक का मान आ गया 72। तो हमारी संख्या यहाँ से निकल आएगी, तो 100 का मान कितना आ जाएगा, तो 100 का मान आ जाएगा 800। 100 का मान आ गया 800, तो हमारी वो संख्या आ गई 800, हमारी वो संख्या आ गई 800। तो कहा है कि उस संख्या का 58%, तो 800 का 58% आप निकाल लीजिए बटे में 100। 2 0 से 2 0 कट गया, 8 64 के 4 हासिल 6, 8 5 40 46, तो 464, ये इसका आंसर है, ठीक है। आगे हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 हमारा दे रखा है। कह रहा है कि प्रत्येक बाइक से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 100 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो हमको पता है कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी वो तय करता है 100 किलोमीटर 20 के स्पीड से। तो यहाँ से हमारा समय निकल जाएगा, हमारा यहाँ से टाइम निकल जाएगा, तो टाइम आ गया हमारा 5, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है कि फिर हमें टाइम निकालना, 120 किलोमीटर की दूरी तय करता है 30 की स्पीड से। तो यहाँ से हमारा टाइम निकल जाएगा 4, ठीक है। फिर कह रहा है कि 140 किलोमीटर की दूरी घोड़ा से 20 किलोमीटर की स्पीड से तय करता है। तो यहाँ से भी हमारा दूरी निकल जाएगा और समय निकल जाएगा, 20 की स्पीड से आ गया 7। तो हमसे औसत दूरी पूछा है, तो औसत गति पूछा है। तो औसत गति क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। तो टोटल दूरी कितनी है, 100, 120 और 140, तो 360 टोटल दूरी है, 360। और टोटल समय कितना लगा, तो 5 4 9 9 7 16, टोटल समय लगा 9 7 16। तो एवरेज हमारा निकल जाएगा। तो हम इसको भाग देंगे, तो 4 9 36, 4 4 को 16, 4 से भाग देंगे तो 4 2 8, 4 2 8, 4.5, 22.5 किलोमीटर प्रति आवर्स। ये आ गया औसत दूरी, ठीक है। अब आगे प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 यहीं पे बताता हूँ, बेहद आसान है। कह रहा है कि 110, 180, 540, इसका हमें एचसीएफ बताना है, हमें इसका एचसीएफ बताना है, ठीक है। तो एक चीज़ आपको पता होगा कि एचसीएफ क्या होता है कि जो तीनों संख्याओं से कट जाए, वो एक ऐसी बड़ी संख्या जो तीनों संख्याओं को काट दे और उसके बाद ये कटे ही ना, मतलब उसके बाद ये नहीं कटनी चाहिए। तो हम देख रहे हैं तीनों में 10 कॉमन है, तो 10 से इसको काटेंगे तो 11, इसको काटेंगे तो 18, इसको काटेंगे तो 54। तो अब ये संख्या कोई ऐसी संख्या नहीं है जो ये तीनों को काट दे, तो यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एचसीएफ आ गया 10। अब आगे दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, यहीं पे बता देता हूँ आपको। कह रहा है कि एक घड़ी का अंकित मूल्य 700 है, एक घड़ी का अंकित मूल्य 700 है। एक दुकानदार 2 क्रमिक छूट देता है, ठीक है, और घड़ी को 315 में बेच देता है। 2 छूट देने के बाद 315 में बेच देता है, एक छूट देगा, फिर यहाँ पे जो आएगा उसके बाद फिर एक छूट देगा, तो इसे 315 में बेच देगा, ठीक है। कह रहा है कि यदि पहली छूट 10% है, तो पहली छूट अगर 10% है, पहली छूट 10% है, तो हम 700 का 10% निकालेंगे तो आएगा 70। तो 70 इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा 0, यहाँ पे आएगा 3, 630, ठीक है। तो अब 630 यहाँ पे आ गया। जब पहली छूट 10% का दिया था तो 630 रुपये में बेच रहा था,
फिर एक छूट दे रहा है यहाँ पे, एक और छूट दे रहा है यहाँ पे। तो वही पूछा है कि दूसरी छूट कितनी है। तो हम देख रहे हैं 630 की वस्तु 315 में बेच रहा है, तो कितने रुपए का छूट दे रहा है। तो 630 जिस पे छूट देता है वो नीचे हो जाएगा, एमपी नीचे हो जाएगा, 630 माइनस 315। ठीक है, तो दूसरी छूट हमारी निकल जाएगी, दूसरी छूट हमारी यहाँ से निकल जाएगी। तो ये आ गया 315 ऊपर आएगा बटे 630। अब परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो हम देख रहे हैं इसको 2 बार काटेंगे तो 2 से कट जाएगा क्योंकि ये 2 गुना है, फिर आ गया 50, तो इसका आंसर आ गया 50%। तो दूसरी छूट है 50%। ठीक है, आगे प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 हमारा कि ए बी से 3 गुना कुशल है। ए है और बी है, ए और बी दो दो लोग हैं। कह रहा है कि ए बी से 3 गुना कुशल है, ए बी से 3 गुना कुशल है। तो मान लेते हैं कि ए एक दिन में एक काम करता है तो बी से 3 गुना ज़्यादा 3 काम करता होगा। तो ये इनका अनुपात आ गया, ए बी से 3 गुना कुशल है। ठीक है, कह रहा है कि ए ने कार्य करना शुरू किया और उन्होंने मिलकर एकांतर दिनों में कार्य किया और 24 दिनों में कार्य पूरा किया। कह रहा है कि पहले ए ने कार्य करना शुरू किया, मान लेते हैं कि पहले ए ने कार्य करना शुरू किया, तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा क्योंकि ये 3 इसकी कुशलता है। कह रहा है कि ये एक एक दिन के बाद काम करते हैं, यानी आज अगर ए ने काम कर दिया तो कल कौन करेगा, कल बी काम करेगा। तो बी एक दिन में कितना काम करता है, एक काम। तो ये 2 दिन में कितना काम कर देंगे, ए और बी मिलकर 2 दिन में कितना काम कर देंगे, तो 4 काम कर देंगे। ए और बी मिलकर 2 दिन में 4 काम कर देंगे। तो कह रहा है कि इन्होंने 24 दिन काम किया, 24 दिन काम किया, 24 दिन काम किया। तो 2 दिन में 4 काम करते हैं तो 24 दिन में कितना काम करेंगे, तो 12 से गुणा करके इसे 24 बना देते हैं, 12 से गुणा करके इसे 24 बना देते हैं। तो 12 से इधर भी गुणा करना होगा, तो ये आ गया 24 दिन। तो 24 दिनों में इन दोनों ने मिलकर 12 चौको 48 काम किया। ठीक है, तो 24 दिनों में मिलकर इन दोनों ने 48 काम किया, तो टोटल काम हो गया 48। कह रहा है कि ए अकेले कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो अगर ए अकेले काम करता है तो इस पूरे 48 काम को कितने दिन में पूरा करेगा ए। तो ए एक दिन में कितना काम करता है, 3, तो 3 से भाग देंगे तो आ गया 16। इसका आंसर आ गया 16। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 16। बाकी ये यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, ये सवाल है सरलीकरण का, इसे आप लोगों ने कर लिया होगा, बेहद आसान सवाल है, कुछ भी नहीं है। उसके बाद आगे सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 12। करा कि एक कार यदि 40 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलती है, एक कार है जो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, तो एक दूरी को तय करने में 5 घंटे का समय लेती है। एक दूरी को तय करने में 5 घंटे का समय लेती है। तो हमको पता है कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो हमारा स्पीड दे रखा है 40 और दूरी हमें बताना है, तो हमारा समय दे रखा है 5। तो यहाँ से दूरी कितना आ जाएगा, तो 5 गुणे 40 हो जाएगा, तो 5 चौको 20, तो दूरी आ गया 200 किलोमीटर। ठीक है, कह रहा है कि 2.5 घंटे में उतनी ही दूरी तय करने के लिए इसकी गति क्या होनी चाहिए। कह रहा है कि अगर 200 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो अगर उसकी स्पीड 2.5 है तो अगर उसे 2.5 घंटे लगते हैं तो स्पीड बताना है। तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारा 200 दे रखा है और टाइम 2.5 दे रखा है, तो बस निकाल लेंगे। अब इस दशमलव को हटाने के लिए ऊपर एक जीरो लगा देंगे, और हमको पता है कि 25 वाट 200 होता है, तो आ गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका सही आंसर है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि क्या करना था इसमें। आगे एक प्रश्न है, मैं यहीं पे आपको बताता हूँ, बहुत हैवी नहीं है, बस छोटा ही प्रश्न है। 13वां प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 बताता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा समझिएगा। कह रहा कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 40 प्रति किग्रा की दर से बेचने का दावा करता है, 40 प्रति किग्रा की दर से बेचने का दावा करता है, जिसकी कीमत उसके लिए 50 प्रति किलो है, जिसकी कीमत उसके लिए 50 प्रति केजी है, जिसकी कीमत उसके लिए 50 प्रति किग्रा है, लेकिन बेचते समय वह गलत वजन का उपयोग करता है और 1 किलो के बजाय 640 ग्राम देता है। ठीक है, और मान लेते हैं कि ये दुकानदार है, शॉपकीपर है, ये शॉपकीपर है और ये ग्राहक है, ये ग्राहक है। कह रहा है कि वो 40 प्रति किग्रा की दर से बेचने का दावा करता है, 40 प्रति किग्रा की दर से, यानी ग्राहक को 40 रुपये, कह रहा है ग्राहकों कि मैं तुम्हें 40 रुपये किलो के हिसाब से दूंगा, जो कि इसे खुद 50 रुपये किलो के हिसाब से पड़ा था। मतलब जो सामान इसे 50 रुपये के हिसाब से मिला था, वो ग्राहक को ये 40 रुपये के हिसाब से देता है। लेकिन कह रहा है कि ग्राहक को 1 किलो के स्थान पर ग्राहक को देता है 1 केजी यानी 1 किलो देता है, लेकिन खुद 400 ग्राम रखता है। मतलब ग्राहक को देता है 640 ग्राम, लेकिन बताता है कि मैंने 1 किलोग्राम तुम्हें दे दिया है। ग्राहक को देता है
640 ग्राम, लेकिन 1,000 किलोग्राम उसे बताता है। तो बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो ये आ गया 400, ये आ गया 5 को 20, 5 31 2 32, 32 आ गया। तो बस हम देख रहे हैं कि कितना का लाभ हो रहा है। तो 320, दुकानदार को 320 पे 80 का लाभ हो रहा है। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो जीरो से जीरो कट गया, 8 चौक को 32, ये आ गया 100, तो 100/4 यानी 25%। ठीक है, इसका आंसर आ गया 25%। तो दुकानदार को 25% का लाभ हो रहा है। आगे हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14 है। अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि एक कार्य के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर उसकी बिक्री 16% कम हो जाती है, तो राजस्व बताना है। तो मैंने आपको पहले ही कहा था, राजस्व पूछे या इनकम पूछे, जो भी पूछे, राजस्व पूछे या इनकम या आय पूछे, तो वो क्या होता है, मूल्य गुणे खपत, खपत या बिक्री, जो भी मूल्य गुणे बिक्री खपत, जो भी आप रख लो। मान लो कि कोई वस्तु, मान लो कि एक आम है, आम 5 रुपये का एक आम है और 10 आम बिक जाता है, तो आपको कितना राजस्व मिलेगा, 50 रुपये मिलेगा ना। तो बस यही यहाँ पे कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं कॉन्सेप्ट है। देखो ये गुणा पे है, तो आपको क्या कहा है कि एक कार्य के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई, कार्य के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई, ठीक। और कह रहा है बिक्री में 16% की कमी हुई, बिक्री में 16% की कमी हुई। तो 25 को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/4 आएगा, 1/4 आएगा। इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 4 चौक को 16, 25/4 आएगा, ठीक। बस ध्यान से देखना, पहले मूल्य हमारा 4 था, उस पर 1 की वृद्धि हुई तो वो 5 हो गया, 4 से 5 हो गया, मूल्य हमारा 4 से 5 हो गया। और बिक्री है जो हमारा पहले 25 था, वो 4 की कमी हो गई, 25 पे 4 की कमी हो गई, 21 हो गई, ठीक। बस पहले हमारा राजस्व कितना आता था, पहले हमारा राजस्व इसके हिसाब से 100 आता था, लेकिन अब कितना आ रहा है, 5 दूना 10, 105 आ रहा है। तो वही हमसे पूछा है कि लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। तो 100 पे कितने का लाभ हो रहा है, 5 का लाभ हो रहा है, तो बस लाभ हमारा आ गया 5%, आंसर इसका आ गया 5%। तो इसको तो मैंने ऐसे सॉल्व किया था, आई होप कि आपको भी मैं समझा पाया हूँ, पता नहीं समझा पाया कि नहीं। आगे प्रश्न हमारा यहीं पे बता देता हूँ, प्रश्न नंबर 15, जो कि चक्रवृद्धि का सवाल है। करा कि यदि 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1908 है, आर हमारा दे रखा है 12%, टाइम हमारा दे रखा है 2 साल, और जो हमारा CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है वो 1908 है, 1908 रुपये है। तो हमसे मूलधन पूछा है, तो हमसे पी का मान पूछा है, मूलधन पूछा है। तो देखो इसको कई तरीके से कर सकते हैं, आप फार्मूला से भी कर सकते हो, कई तरीके से कर सकते हो। तो मैं इसको फ्रैक्शन से ही करके आपको बता देता हूँ। ये 12% है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करूँगा तो कितना आएगा, 12/100, तो 4 3 12, 4 दूना 8, 25 आ गया, ठीक है। तो 25 पे कितने का लाभ, कितने का ब्याज मिल रहा है, 3 का, तो 28 हो गया। तो 25 28, 2 साल के लिए कहा था तो 2 बार गुणा कर देंगे, तो ये आ गया 625, ये आ गया कितना आएगा इसका। देखो मैं यहाँ पे आपको वर्क करके भी बता देता हूँ, अगर आपको वर्क करना नहीं आता है तो ऐसे आप वर्क कर सकते हैं। 28 का अगर हमें वर्क करना होगा तो ऐसे कर सकते हैं, 2 दूना 4, इसका वर्क करेंगे तो 8 64, अब 8 दूना 16, 16 दूना 32, इसमें जोड़ देंगे 4 8 7, 784 आ गया, 784 आ गया, ठीक है। तो वर्क भी आप चाहो तो कुछ ही सेकेंड या मिनट में कर सकते हो। तो ये हमारा मूलधन हो गया, ये हमारा मिश्र धन हो गया। तो ब्याज हमें कितना मिला है, तो इसको माइनस कर देंगे 625 को इसमें से, तो आ गया 9 5 1, 9 5 1, 159 रुपये का ब्याज मिला है, 159 रुपये का ब्याज मिला है। इसी की वैल्यू हमें दे रखी है 1908, इसी की वैल्यू हमें 1908 दे रखी है, ठीक है। तो ये इसे कितना गुना जाते हैं, तो एक बार जाएगा तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये इससे कितना गुना ज़्यादा है, तो ये इससे 12 गुना ज़्यादा है, ये इससे 12 गुना ज़्यादा है, ठीक है। तो जो हमारा मूलधन होगा ये 625 नहीं होगा, ये भी इससे 12 गुना ज़्यादा होगा, ठीक है। तो कितना आएगा, तो 12 5 60 की 0, 12 2 24 की 0, 12 6 72, 3 75, ठीक है। इसका आंसर आ गया 7500। तो इसके कई सारे तरीके हैं, 4 5 तरीके हैं, लेकिन ये तरीका भी ठीक है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा। आगे हमारा प्रश्न यहीं पे दे रखा है, मैं बता देता हूँ। प्रश्न नंबर 16 दे रखा है, कह रहा कि एक घन है, एक घन है, मान लेते हैं कि ये एक घन है। कह रहा कि ये घन है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6a²। इसका मान हमें दे रखा है 3456, इतना दे रखा है। तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, लेटरल सरफेस एरिया पूछा है। तो हम यहाँ से पहले ए का मान निकालेंगे, तो 6 से काटेंगे तो 6 5 30,
छः सत्ते 42, छः छः के 36, तो ए स्क्वायर बराबर आ गया 576। तो ए बराबर आ गया कौड़ी में 576, कौड़ी में 576। तो ए का मान यहाँ से आ गया, ये 24 का है, 24 का वर्ग है, तो ए का मान आ गया 24। ठीक है, तो हमको पता है कि जो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 4a स्क्वायर होता है, 4a स्क्वायर होता है। तो 4 गुणे 24 की जगह रख देंगे 576, 24 का वर्ग 576। ठीक है, तो बस 4 4 से 24 के 4 हासिल 2, 4 से 28, 28 2 30 के 0 हासिल 3, 4 5 20 23, यानी 2304, ये इसका आंसर है। देखो जब भी एडवांस में सवाल आए तो उसमें कुछ नहीं करना होता, उसमें बस फार्मूला लगाना होता है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे प्रश्न नंबर 17 दे रखा है हमारा, कह रहा है कि 256 और 484 का मध्यानुपात बताना है। तो हमको पता है कि मध्यानुपात क्या होता है, जैसे तीन संख्याएं हैं ए बी सी, तो इसका मध्यानुपात क्या होगा, बी बराबर √AC, बी बराबर √AC। तो बस मध्यानुपात निकाल लीजिए, यहाँ पे दो संख्याएं हैं 256 गुणे 484। अब कड़ी के बाहर जो आएगा वही हमारा मध्यानुपात हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं ये 16 का वर्ग है तो 16 बाहर आ जाएगा, ये 22 का है तो 22 बाहर आ जाएगा। तो 16 दूना 32 के 2 हासिल 3, 16 दूना 32 35, 352, ये इसका आंसर है 352। ठीक है, करना कुछ नहीं है। आगे हमारा प्रश्न दे रखा है प्रश्न नंबर 18, कह रहा है कि यदि 6 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं, 6 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं, तो 4 व्यक्ति उस काम को कितना दिन में करेंगे। तो 4 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो मान लेते हैं डी दिन में करेंगे। तो डी का मान निकालना है, तो 4 दूना 8, 6 दूना 12, तो डी दिन में करेंगे, तो डी का मान आ गया 12, इसका सही आंसर है 12। तो आई होप कि आपको ये पता होगा फार्मूला M1 M2 बराबर होता है, वो चीज़ मैंने यहाँ पे लगाया है। आगे सवाल हमारा कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक कार, ये 19वां है, कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक कार को 3,80,000 में बेची, 3,80,000 में बेची और उसे 5% की हानि हुई। 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कार का विक्रय मूल्य, तो देखो इसको आप ऐसे कर सकते हो, कार का विक्रय मूल्य निकालना है तो इसको मैंने ऐसे करा था, यहाँ से आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। करा कि एक व्यक्ति ने कार को इतने रुपए में 5% की हानि पे बेची, तो पहले इसको हम निकालेंगे 5% की हानि ना, तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/20 होगा, 1/20 होगा, यानी इसको हम उल्टा कर देंगे 20/19, यानी 19 का मान 38 है, एक की हानि हुई, तो 19 का मान 38 है तो 20 का हमें मान निकालना था, तो यहाँ से हमारा क्रय मूल्य आ जाता। अब कराइए हमारा क्रय मूल्य आ गया इतना। अब करा इसको 15% के लाभ पर, तो 15% के लाभ मतलब 115/100। बस यहाँ से जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा SP आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। 1 0 से कट गया, 19 दूना 38, 200 का गुणा 20 में करेंगे तो आ जाएगा 4000 गुणे 115, तो 1 2 3 4 5 20 के 0, 4 एकम 4 2 6, 4 एकम 4 46, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे हमारा सवाल है जो कि बेहद आसान है, हमारा सवाल नंबर लास्ट है 20। हमारा सवाल है, कह रहा है कि ABC एक के बाद एक इस क्रम में कार्य करते हैं, उनमें से प्रत्येक अलग अलग किसी कार्य को 10 12 16 दिन में कर सकते हैं। कह रहा है कि ये एक काम को 10 दिन में, B काम को 16 दिन में और C काम को 12 दिन में करता है। तो सबसे पहले हमें कैसा नंबर लेंगे जो इन तीनों से कट जाना चाहिए, तो इनका एलसीएम लेंगे तो 240 आएगा। 240 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों से कट जाएगा। तो ए अगर एक दिन में 10 काम करता है तो 240 काम कितने दिन में करेगा, तो 24 दिन में करेगा। अगर बी एक दिन में 16 काम करता है तो 240 काम कितने दिन में करेगा, तो 240 को अगर 16 से भाग देंगे तो 15 आएगा। तो अगर सी एक दिन में 12 काम करता है तो 240 काम कितने दिन में करेगा, तो 20 दिन में करेगा। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। अब आगे कह रहा है कि ABC कह रहा है कि ABC ऐसे 3 चक्रों में कार्य करने के बाद ए और सी कार्य छोड़ देते हैं, तो बी अकेला शेष कार्य को पूरा करेगा। ठीक है, कह रहा कि ABC के 3 चक्कर में ये काम करते हैं, यानी पहले ABC मिलकर काम करते हैं। तो ए एक दिन में कितना काम करता है, 24। पहले दिन करता है पहले दिन काम करता है ए, दूसरे दिन काम करता है बी 15 काम, तीसरे दिन सी काम करता है 20। तो 3 दिन में ये दोनों, 3 दिन में डे 3, 3 दिन में ये तीनों मिलकर 5 4 9 2 2 4 1 5 59 काम करते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके ये 3 बार काम करते हैं। तो 3 बार काम करते हैं तो 3 से गुणा कर देंगे, तो 3 3 के 9 9 3 27, 3 5 15 2 17, 15 2 17 177 आ गया। ठीक है, 177 आ गया। तो इन्होंने ABC करके 3 बार में 177 काम कर दिया।
तो टोटल काम कितना था, टोटल काम 240 था, 240 में से 177 काम तो इन्होंने कर दिया, तो बच गया कितना काम, 3, यहाँ पे आ गया 6, 63 काम बच गया, 63 काम। तो क्वेश्चन में यही पूछा है कि इसके बाद जो ए है और जो सी है, इन्होंने काम छोड़ दिया, ए और सी ने काम छोड़ दिया, केवल बचा बी, केवल बचा बी। तो बी ये जो 63 काम है उसे कितने दिन में पूरा करेगा, तो 63 काम है और बी एक दिन में करता है 15 काम, 15 काम। तो बस यहाँ से आंसर आ गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 5 15। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 चौको 20, 1/5 ये आंसर है। 4 सही 1/5 दिन में, सॉरी 4 सही 1/5 दिन में 20 काम को खत्म कर देगा। ठीक है, तो कमेंट करके बताइएगा कैसा रहा आज का क्लास।